इशू ऑफ शेयर्स का, जिसमें अपने मीनिंग ऑफ द कंपनी समझ चुके थे, अपने फीचर्स एंड कैरेक्टरिस्टिक्स देख चुके थे, सेपरेट मैनेजमेंट एंड ओनरशिप, सेपरेट लीगल एंटिटी, राइट, परपेचुअल सक्सेशन, ऑलराइट, काइंड्स ऑफ कंपनीज अपने देख चुके थे, 1% कंपनी, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी एंड पब्लिक कंपनी। डिस्टिंक्शन अपने समझ चुके थे, प्राइवेट और पब्लिक कंपनी के बीच में क्या डिफरेंसेस है। कंपनी फॉर्मेशन का 4 स्टेज होता है, राइट, प्रोस्पेक्टस छापता है, फिर पब्लिक को इनवाइट करता है, ये सब पूरा प्रोसेस अपने डिस्कस कर चुके थे। और टाइप्स ऑफ शेयर्स भी अपने डिस्कस कर चुके थे। ऑथोराइज्ड कैपिटल शेयर्स में मतलब अपने प्रेफरेंस शेयर्स एंड इक्विटी शेयर्स, ये वाला पॉइंट अपने डिस्कस कर चुके थे। और फिर टाइप्स ऑफ शेयर कैपिटल, ऑथोराइज्ड, इशूड एंड सब्सक्राइब्ड। सब्सक्राइब के अंदर में सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड, सब्सक्राइब बट नॉट फुल्ली पेड, ये वाला पॉइंट भी अपने डिस्कस कर चुके थे। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरी, रिजर्व कैपिटल एंड कैपिटल रिजर्व का अपने डिफरेंस समझ चुके थे। याद है रिजर्व कैपिटल क्या होता है? रिजर्व कैपिटल इज दैट पार्ट ऑफ द अनकॉल्ड कैपिटल विच विल नॉट बी कॉल्ड अंटिल द वाइंडिंग अप। जब वाइंडिंग अप होगा ना, बस उसी टाइम पर मांगेंगे, उसको बोलते हैं रिजर्व कैपिटल। और सर कैपिटल रिजर्व क्या होता है? कैपिटल रिजर्व इज अ कैपिटल नेचर का प्रॉफिट, राइट। अपने आगे जाके चैप्टर में देखेंगे शेयर फोरफीट किया जाता है। शेयर फोरफीट होने के बाद जब री इशू होता है तो एक कैपिटल नेचर का प्रॉफिट होता है, उसको भी अपने कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करेंगे। दिस इज इन द लेटर पार्ट ऑफ द चैप्टर दैट वी विल डिस्कस, राइट। तो अपने मेनली जितना भी आप लोग के सिलेबस का थ्योरेटिकल एस्पेक्ट्स है ना, वो मेनली अपने कवर कर चुके हैं। आज अपने नंबर्स में मूव करेंगे। देयर आर सम अदर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स टू रिमेंबर, जो कि अपने देखते हैं, जस्ट चेक अदर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में क्या है। राइट, अपने यहां तक डिस्कस कर चुके हैं, रिजर्व कैपिटल एंड कैपिटल रिजर्व यहां तक अपने डिस्कस कर चुके हैं। अदर इंपॉर्टेंट थ्योरीज में अपने ये वाला बात भी कर चुके हैं, कंपनी चाहे तो शेयर्स जो इशू करता है ना, वो पब्लिक को कर सकता है, उसको बोलते हैं पब्लिक लिमिटेड कंपनी, पब्लिक कंपनी, राइट। तो पब्लिक कंपनी कैन इशू शेयर्स टू पब्लिक, तो उसको बोलते हैं पब्लिक इशू ऑफ शेयर्स, राइट। एंड पब्लिक इशू ऑफ शेयर्स में भी आज अपने नंबर्स के साथ कुछ इंपॉर्टेंट बात करने वाले हैं, सुनना, राइट। So today we are going to start with some numericals. राइट, जो कंपनी पब्लिक इशू करेगा उसमें इशू ऑफ शेयर्स जो कंपनी करने वाला है, इशू ऑफ शेयर्स कंपनी चाहे तो दो तरह से कर सकता है। इशू ऑफ शेयर्स फॉर कैश एंड फॉर कंसीडरेशन अदर देन कैश, राइट। तो एक बार बैकग्राउंड फटाफट से सबको सुनो, क्या होता है कंपनी जब शेयर्स इशू करता है, इसका मतलब क्या है? मतलब कंपनी के बुक्स में शेयर कैपिटल आने वाला है। जैसे अपने अकाउंटिंग प्रोप्राइटरशिप फर्म का किए थे, जैसे अपने अकाउंटिंग पार्टनरशिप फर्म का किए थे, राइट, एग्जैक्टली वैसे ही अकाउंटिंग होता है, राइट। परचेज ऑफ गुड्स, सेल ऑफ गुड्स, एक्सपेंसेस का एंट्री, सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश, सैलरी अकाउंट डेबिट टू बैंक, रेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक, ये सब जितना भी एंट्रीज है ना, ये जैसे प्रोप्राइटरशिप में होता है वैसे ही कंपनी अकाउंट्स में भी होता है, राइट। तो सर कंपनी फिर हम लोग इतना डिटेल में अलग से क्यों पढ़े? बिकॉज आपको याद होगा जब भी कोई भी बिजनेस स्टार्ट होता है, अपने क्लास 11 में जो फर्स्ट जर्नल एंट्री, फर्स्ट ट्रांजैक्शन अपने पढ़े थे ना, दैट वाज राम स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश ₹1 लाख, से फॉर एग्जांपल, राइट। इसका मतलब क्या? इन सिमिलर लाइंस, क्या अपने जब अकाउंटिंग स्टार्ट किए थे तो बिजनेस स्टार्ट हुआ, वहां से अपने अकाउंटिंग स्टार्ट की। बिजनेस स्टार्ट कैसे होता है? कैपिटल ला के, राइट। तो प्रोप्राइटरशिप में जो कैपिटल लाया गया था, पार्टनरशिप बिजनेस में जो कैपिटल लाया गया था, वो
एक अलग तरीका था। कंपनी के केस में जो कैपिटल लाया जाता है ना, वो बहुत डिफरेंट है। अपने जो कंपनी अकाउंट्स में पढ़ने वाले हैं, अपने जो कंपनी अकाउंट्स में पढ़ने वाले हैं, दैट इज नॉट द अकाउंटिंग ऑफ कंपनी कैसे परचेज करता है, कंपनी कैसे सेल करता है, उसका रिकॉर्डिंग एकदम एग्जैक्टली जैसे बाकी जगह होता है वैसे ही कंपनी में भी होता है। डिफरेंट है। जो कैपिटल का पैसा बिजनेस में लाया जाता है ना, वो कंपनी फॉर्म ऑफ बिजनेस में एकदम डिफरेंट है। कंपनीज एक्ट को फॉलो करते हुए अलग अलग तरह से लाया जा सकता है। तो इसीलिए अपने को स्पेसिफिकली कंपनी के केस में जो अपने पढ़ने वाले हैं कि कंपनी शेयर्स इशू करके जो शेयर कैपिटल ला रहा है बुक्स में, उसका अकाउंटिंग अपने इशू ऑफ शेयर्स चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। दैट इज द ओनली एस्पेक्ट दैट वी आर गोइंग टू कवर, राइट। 90% ऑफ द ट्रांजैक्शंस का जो जर्नल एंट्री अपने पास कर रहे होंगे इस चैप्टर में, दैट विल बी रिलेटिंग टू शेयर कैपिटल जो लाया जा रहा है, उसका अकाउंटिंग कैसे करेंगे, उसको बैलेंस शीट में कैसे प्रेजेंट करेंगे, उसी से रिलेटेड अकाउंटिंग एंट्रीज अपने देखेंगे। ओके। तो कैपिटल का पैसा जो है ना, जब कंपनी फॉर्म होता है, जब नया नया कंपनी बनता है, उस समय भी लाया जा सकता है, या फिर हो सकता है कि कंपनी ऑलरेडी फॉर्म्ड है, ऑलरेडी बिजनेस कर रहा है और कैपिटल का जरूरत है, तो फर्दर कैपिटल मंगवा रहा है शेयर होल्डर से, राइट। तो अपने सिर्फ उस अकाउंटिंग एस्पेक्ट को यहां कवर करने वाले हैं। अब जो शेयर कैपिटल आता है कंपनी में, शेयर कैपिटल कैन बी फ्रॉम टू वेज। एक तो कंपनी बोल सकता है पब्लिक को, सुनो पब्लिक, ये लो शेयर्स, कैश दो, राइट। इसका मतलब कंपनी क्या बोल रहा है, पब्लिक को इनवाइट कर रहा है कि पब्लिक सुनो, मेरे कंपनी में तुम लोग अप्लाई करो, बैंक में पैसा आएगा मेरे, उसके बाद हम तुम लोग को शेयर्स अलॉट कर देंगे, शेयर्स दे देंगे, राइट। एक तो हुआ इशू ऑफ शेयर्स फॉर कैश। दूसरा तरीका यह होता है कि जब कंपनी स्टार्ट होता है या फिर कंपनी को बड़ा कोई प्लांट एंड मशीनरी लेना होता है, तो प्लांट एंड मशीनरी जिससे खरीदता है ना, उस वेंडर को पैसा देना पड़ेगा। कंपनी हो सकता है उस वेंडर को बोले, जैसे प्लांट एंड मशीनरी खरीदा है, उस वेंडर को बोले सुनो वेंडर, मेरे पास इतना बैंक में पैसा नहीं है, तुम एक काम करो, मेरे कंपनी का कुछ शेयर्स ले लो, राइट। उस केस में क्या हुआ, शेयर्स आर इशूड नॉट फॉर कैश, फॉर मशीनरी और फॉर सम अदर असेट, राइट। दैट इज इशू ऑफ शेयर्स फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश, राइट। तो कंसिडरेशन अदर देन कैश में भी शेयर्स इशू किया जा सकता है। जब कंपनी के पास कैश नहीं आ रहा है बट फिर भी कंपनी शेयर्स इशू कर रहा है, इसका भी तीन तरीका हो सकता है, टू प्रोमोटर्स, टू अंडरराइटर्स एंड टू वेंडर्स। ये अपने डिटेल में एक अलग से टॉपिक पढ़ेंगे जब अपने पढ़ेंगे फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश, राइट। यहां पे किसको किसको प्रोमोटर को दे सकता है अपने पढ़ेंगे, कब दे सकता है, अंडरराइटर एंड वेंडर। बट अभी जो अपने को स्टार्ट करना है मेन सम, वो है इशू ऑफ शेयर्स फॉर कैश। और कैश में भी कंपनी दो तरह से इशू कर सकता है, ध्यान से समझना कैसे। एक, फुल पेमेंट इन लमसम, राइट। या फिर कंपनी बोल सकता है शेयर होल्डर को, सुनो शेयर होल्डर, ₹10 पर शेयर है, फेस वैल्यू इज ₹10 पर शेयर, ये ₹10 हम एक साथ नहीं मांगेंगे, हम इंस्टॉलमेंट में तोड़ तोड़ के मांगेंगे। फर्स्ट इंस्टॉलमेंट में ₹3, सेकंड इंस्टॉलमेंट में ₹3, थर्ड इंस्टॉलमेंट में ₹2, फोर्थ इंस्टॉलमेंट में ₹2, 3322। ओके। तो इन इंस्टॉलमेंट्स, तो कंपनी कैन आस्क फ्रॉम द पब्लिक मनी एक साथ इन लमसम या फिर इन इंस्टॉलमेंट्स। जब कंपनी लमसम में पैसा मांगता है ना, तो एक अकाउंट खुलता है जिसको बोलते हैं शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। आप लोग जो रजिस्टर मेंटेन कर रहे हो, आई होप आप लोग रजिस्टर मेंटेन कर रहे हो, एक नया रजिस्टर आप लोग बना चुके हो, वो नए वाले रजिस्टर में आप लोग 2 पेन यूज करोगे। आपको ऑलरेडी बोल चुके थे 2 अलग अलग कलर का पेन लेके बैठना, जैसे अभी हम नोट कर रहे हैं, आप लोग को वैसे वैसे अपने रजिस्टर में मेंटेन करना है, वो सब पॉइंट्स लिखना है जैसे मैं लिख रहा हूं, और साथ में आप लोग को अपने रजिस्टर का नंबरिंग भी करना है, पेज नंबर्स भी देना है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे बोल रहे हैं वैसे एग्जीक्यूट करना, आप लोग को बहुत ज्यादा हेल्प होगा आप लोग के बोर्ड एग्जाम्स के टाइम पे, जब आप लोग रिवाइज कर रहे होंगे उस टाइम पर, राइट। आप लोग को डिटेल में बहुत ज्यादा पढ़ना नहीं पड़ेगा, रिवीजन के टाइम पे आप लोग सिर्फ पेजेस पलटोगे, मेन पॉइंट्स को, हाईलाइटेड पॉइंट्स को देखोगे और आप लोग का रिवीजन अच्छे से हो जाएगा। ओके। तो जब लमसम में पैसा मांगता है कंपनी, तो एक अकाउंट खुलता है जिसको बोलते हैं शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट।
और जब इंस्टॉलमेंट में पैसा मांगता है तो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट को बोला जाता है शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, सेकेंड इंस्टॉलमेंट को बोला जाता है शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, थर्ड इंस्टॉलमेंट को बोला जाता है शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट, फोर्थ इंस्टॉलमेंट को बोला जाता है शेयर सेकेंड कॉल अकाउंट, एंड उसके बाद और कितना भी इंस्टॉलमेंट में कंपनी मंगवा सकता है वो हर एक इंस्टॉलमेंट को फर्दर एंड सो ऑन शेयर थर्ड कॉल, शेयर फोर्थ कॉल बोला जा सकता है। लास्ट कॉल के आगे लास्ट कॉल should be also identified as final call. Example, if second call is the final call, share second and final call. राइट, आई होप ये वाला बात आप लोग को समझ में आ गया, राइट, कि सर शेयर्स कैन बी इशूड फॉर कैश, फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश। फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश हम लोग थोड़ा बाद में पढ़ेंगे, आ रहे हैं उसमें आएंगे, राइट, बट पहले हम लोग बात करेंगे सर फॉर कैश का। फॉर कैश में सर हो सकता है कंपनी एक बार में पूरा पैसा मांग ले और हो सकता है कि पार्ट पार्ट में मांगे, इंस्टॉलमेंट में मांगे। अगर एक साथ पूरा पैसा मांगेगा तो उस केस में एक अकाउंट खुलेगा जिसको बोलते हैं शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट, और अगर इंस्टॉलमेंट में पैसा मांगेगा तो इंस्टॉलमेंट का अलग अलग नाम दिया हुआ है। फर्स्ट इंस्टॉलमेंट इज शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, सेकंड इंस्टॉलमेंट इज शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, और उसके बाद से जैसे जैसे फर्दर इंस्टॉलमेंट्स आता रहेगा उसको फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल, थर्ड कॉल एंड सो ऑन बोलते रहेंगे, और लास्ट कॉल के आगे नाम में फाइनल कॉल भी ऐड करेंगे। ठीक है, ये तो रहा सर अगर शेयर्स ऑफ ₹10 ईच है और 10 रुपया में मांग रहा है, 10 रुपया ही मांग रहा है, शेयर्स ऑफ ₹10 ईच, राइट, मान लो फेस वैल्यू इज शेयर्स ऑफ ₹10 ईच एंड इशूड एट 10 ओनली, 10 रुपया का शेयर 10 रुपया में इशू हो रहा है, राइट, बट देयर कैन बी ए सिचुएशन, इट इज अ पॉसिबिलिटी कि शेयर्स आर इशूड एट मोर देन फेस वैल्यू, फेस वैल्यू से ज्यादा मांग रहा है, ऐसा पॉसिबिलिटी है। ऐसा सर कब पॉसिबल होगा? ऐसा तब पॉसिबल होगा जब मान लो कंपनी को कुछ साल हो गया है बिजनेस करते हुए, कंपनी एक अच्छा रेप्यूटेशन बिल्ड कर लिया है, राइट, अब वापस से कंपनी को कैपिटल का जरूरत है तो वापस से शेयर होल्डर के पास गया, शेयर होल्डर को बोला कि मेरे कंपनी में अप्लाई करो और मेरे को पैसा दो। अब एक बार आप लोग खुद शांति से सोचना कि जो 5 साल हो गया मान लो, तो 5 साल पहले जब कंपनी स्टार्ट हुआ था तो एक एक शेयर का वैल्यू 10 रुपया था, राइट, 5 साल में कंपनी बहुत अच्छा प्रोग्रेस कर लिया है, अच्छा प्रॉफिट कमा लिया है, अच्छा रेपुटेशन बना लिया है और गुडविल है कंपनी का एक बहुत अच्छा, राइट, तो अब जब वापस से शेयर्स इशू करेगा तो क्या वही वाला शेयर जो आज से 5 साल पहले 10-10 रुपया में दे रहा था उस शेयर को क्या 10 रुपया में ही देगा आज भी? नहीं। अब क्या होगा, अब जो नए शेयर होल्डर होंगे उन लोग को बोलेगा अब आपको अगर मेरे कंपनी का मालिक बनना है तो आपको जो आज का फेयर वैल्यू है, आज के डेट में जो मेरे कंपनी का वैल्यूएशन है उसके हिसाब से जो एक शेयर का वैल्यू आ रहा है ना वो वैल्यू देना पड़ेगा, राइट। मतलब हो सकता है, क्या होता है सुनना ध्यान से, जब कंपनी वापस से शेयर इशू कर रहा होता है तो कंपनी का फेयर वैल्यूएशन होता है, एक एक शेयर का फेयर वैल्यू निकलता है, राइट। ये फेयर वैल्यू का कैलकुलेशन कौन करता है सर? मर्चेंट बैंकर्स करते हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स करते हैं और एक्चुअरीज करते हैं, राइट। तो ये लोग जब फेयर वैल्यूएशन करते हैं तो ये लोग को बहुत सारा पॉइंट्स को कंसीडर करना पड़ता है एंड इट इज अ वेरी डिफिकल्ट टास्क, बहुत सारा फैक्टर्स को कंसीडर करके एक फेयर वैल्यूएशन निकलता है, राइट। ये फेयर वैल्यूएशन कि कंपनी का जो शेयर का एक एक शेयर का जो वैल्यू है वो 10 रुपया की जगह 20 रुपया है कि 30 रुपया है कि 15 रुपया है, ये जो फेयर वैल्यू है ये अपने सिलेबस के स्कोप से बाहर है, ये फेयर वैल्यूएशन से अपने को कोई मतलब नहीं है, बिकॉज ये वैल्यूएशन आपको क्वेश्चन में दिया हुआ रहेगा, राइट। आपको बस इतना जानना है सर कि शेयर्स ऑफ ₹10 ईच कैन बी इशूड एट 11, 12, 15, 20, 100, 150, 200 कितना में भी, राइट। तो जो एक्स्ट्रा मांग रहा है, जो फेस वैल्यू से ज्यादा मांग रहा है,
उसको बोलते हैं प्रीमियम, सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व। ये कंपनी के लिए कैपिटल नेचर का प्रॉफिट है और इसका नाम है सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। तो इसके अगेंस्ट में जो अमाउंट मिलेगा उसको सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अकाउंट में लेके जाएगा, उसको लेके जाएगा सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अकाउंट में। राइट, ध्यान रहे, प्लीज ध्यान से फिर से एक और बात सुनना कि ये वाला जो अकाउंट है शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट, और ये सब जो अकाउंट है शेयर एप्लीकेशन, शेयर अलॉटमेंट, शेयर फर्स्ट कॉल, शेयर सेकंड कॉल, ये सब जितना भी अकाउंट है ये सब शेयर कैपिटल नहीं है, ये सब इंस्टॉलमेंट का नाम है। अगर एक इंस्टॉलमेंट में ही एक ही शॉट में पूरा का पूरा पेमेंट आ रहा है तो उसको बोलते हैं शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट, और अगर मल्टीपल इंस्टॉलमेंट में आ रहा है तो अलग अलग नाम दे दिया। ये सब इंस्टॉलमेंट का नाम है। सर इस तरह का नाम्स वगैरह क्यों यूज हो रहा है? बिकॉज कंपनीज एक्ट 2013 हम लोग को फॉलो करना है। राइट, कंपनी के बुक्स में अकाउंटिंग जो है वो कंपनीज एक्ट 2013 बता रहा है कैसे करना है, और शेयर कैपिटल जब बुक्स में आता है तो उससे रिलेटेड जो अकाउंटिंग होता है वो कंपनीज एक्ट 2013 को फॉलो करते हैं, तो इस तरह का नाम सामने आता है। राइट, तो ये कैपिटल नहीं है। जैसे प्रोप्राइटरशिप बिजनेस में अगर पैसा आया, कोई कैपिटल लाया, राम स्टार्टेड बिजनेस विद कैश ₹1 लाख, तो एंट्री क्या हुआ? कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, सीधा कैपिटल में चला गया। पार्टनरशिप बिजनेस में भी अगर पार्टनर कैपिटल लेके आएगा तो एंट्री क्या होगा? बैंक अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। लेकिन कंपनी के केस में डायरेक्टली कैपिटल में ट्रांसफर नहीं हो सकता है, शेयर्स का अलॉटमेंट होता है, शेयर्स का अलॉटमेंट होता है। शेयर्स का जो अलॉटमेंट होता है वो बहुत सारा क्राइटेरिया चेक करके, कंपनीज एक्ट का कंप्लायंसेस को चेक करने के बाद ये कंफर्म होता है कि शेयर्स कैन बी अलॉटेड, उसके बाद शेयर कैपिटल में ट्रांसफर होता है। राइट, तो हियर गोज द स्टोरी, वापस से सुनना कि सर जब फर्स्ट टाइम फर्स्ट ऑफ ऑल लिखो, फर्स्ट ऑफ ऑल व्हेन शेयर्स आर सब्सक्राइब्ड। राइट, अब आप लोग को सब्सक्राइब्ड के बारे में पता है, राइट, अपने लास्ट क्लास में डिस्कस किए, ऑथराइज्ड, इशूड, सब्सक्राइब्ड। राइट, तो सब्सक्राइब्ड का मतलब पब्लिक जो सब्सक्राइब किया है। व्हेन शेयर्स आर सब्सक्राइब्ड बाय पब्लिक, कंपनी receives the amount after checking the compliances, shares are allotted। कंप्लायंसेस चेक करने के बाद शेयर्स अलॉट कर दिया जाता है। ओके, तो अब ध्यान से समझना, इसका मतलब सबसे पहला ट्रांजैक्शन एक कंपनी के अंदर में क्या हुआ? बैंक में पैसा आने का एंट्री हुआ। बैंक में पैसा आ चुका, उसके बाद कंपनी अपना कंप्लायंसेस चेक किया और उसके बाद शेयर्स अलॉट किया। तो शेयर कैपिटल में कब जाएगा? जब शेयर्स एक्चुअल में अलॉट होगा तब जाएगा। राइट, अब वापस से बात को ध्यान से सुनो। अगर कंपनी इंस्टॉलमेंट में पैसा मांग रहा है, मान लो 3322, ओके, तो उस केस में जब इंस्टॉलमेंट में, जब पब्लिक सब्सक्राइब करेगा ना शेयर के लिए, तो खाली एप्लीकेशन का पैसा देगा साथ में। वो जब एप्लीकेशन फॉर्म साइन करेगा तो एप्लीकेशन फॉर्म में एक बात लिखा हुआ रहेगा, ये बात ये लिखा हुआ रहेगा कि अगर आप कंपनी के शेयर्स के लिए सब्सक्राइब कर रहे हो, अप्लाई कर रहे हो, तो ये बात आपको ध्यान रहे कि कंपनी जब अलॉटमेंट का पैसा मांगेगा, कंपनी जब फर्स्ट कॉल का पैसा मांगेगा, सेकंड एंड फाइनल कॉल का पैसा मांगेगा, तो आप वो पैसा देने के लिए बाउंड हो। अगर आप वो पैसा नहीं देते हो तो आपका अभी तक का जितना पैसा दिया हुआ रहेगा वो सारा का सारा फोरफीट हो सकता है। फोरफीट का मतलब जब्त हो सकता है। इस तरह का बात कंपनी ऑलरेडी साइन करा के ले लेता है शेयर होल्डर से। राइट, का मतलब यहां पर एक इंपॉर्टेंट बात यह है कि फर्स्ट टाइम बैंक अकाउंट में पैसा आता है कंपनी के, उसके बाद कंप्लायंस चेक करने के बाद शेयर्स अलॉट हो जाता है और शेयर कैपिटल में चला जाता है। फिर कंपनी शेयर अलॉटमेंट जो कि सेकंड इंस्टॉलमेंट है, उसका पैसा जब ड्यू करता है ना, तो ड्यू करते समय पहले बैंक में पैसा नहीं आता है, पहले ड्यू करने का एंट्री हो जाता है। जब ड्यू करता है उसी टाइम पे शेयर कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट कर देता है और फिर पैसा बैंक में आता है। सेम फॉर फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल एंड सो ऑन। राइट, इसका मतलब ओनली फॉर एप्लीकेशन पहले बैंक में पैसा आएगा और उसके बाद कैपिटल में ट्रांसफर होगा।
और उसके बाद जितना भी इंस्टॉलमेंट है वो सारे केस में क्या होता है, पहले ड्यू कर दिया जाता है, ड्यू करते ही शेयर कैपिटल को क्रेडिट कर दिया जाता है और उसके बाद बैंक में पैसा आता है, राइट। ये पॉइंट अभी अपने एक एग्जांपल देखेंगे, उसके साथ आप लोग को और क्लियर हो जाएगा। ये था एक बात ध्यान रखने लायक। दूसरा पॉइंट ध्यान रखने लायक ये है, आप लोग को ऑलरेडी बता चुके हैं, शेयर्स कैन बी इशूड एट प्रीमियम, राइट। तो व्हेन शेयर्स आर इशूड एट प्रीमियम एंड आपको अगर क्वेश्चन में ये ना बोले कि प्रीमियम का पैसा कौन से इंस्टॉलमेंट में मिला है, एप्लीकेशन में मिला है, एप्लीकेशन में मिला है, अलॉटमेंट में मिला है, फर्स्ट कॉल सेकंड कॉल, कहां मिला है, ये अगर क्वेश्चन नहीं बोलता है तो आपको ये मानना है कि वो अलॉटमेंट में ही मिला है। ओके, तो अपने एक न्यूमेरिकल करते हैं, उसके बाद फिर अपने वापस अपना डिस्कशन में आएंगे। लेट्स मूव टू नंबर्स नाउ। ओके, क्वेश्चन नंबर 1। सबसे पहले देखना है कि क्वेश्चन में पूछा क्या है। यहां पे देखो क्वेश्चन बोल रहा है, यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर जर्नल एंट्रीज, लेजर अकाउंट्स एंड शो द शेयर कैपिटल प्रेजेंटेड, राइट। मतलब आपको 3 काम करना है, एक तो जर्नल एंट्री पास करना है, दूसरा लेजर अकाउंट बनाना है और तीसरा शेयर कैपिटल का प्रेजेंटेशन दिखाना है, डिस्क्लोजर ऑफ शेयर कैपिटल इन द बैलेंस शीट। कैसे दिखाएंगे, ये 3 काम करना है, ठीक है सर। क्वेश्चन रीड करते हैं। पवन लिमिटेड इनवाइटेड एप्लीकेशन फॉर 30,000 शेयर्स, राइट। ये ऑफर है पब्लिक को, ऑफर्ड ऑफ ₹10 ईच। ये क्या है सर, फेस वैल्यू। ओके, पेमेंट्स वर टू बी मेड एज फॉलोज, ₹3 ऑन एप्लीकेशन, 3 ऑन अलॉटमेंट, 2 ऑन फर्स्ट कॉल एंड 2 ऑन फाइनल कॉल। इसको अपने आपके तुरंत दिमाग में एक माइंड मैप बनना चाहिए सर। ₹10 का शेयर इशूड एट 10 और इंस्टॉलमेंट 4 है, 3322, राइट। ये आपके दिमाग में मैप तुरंत बनना चाहिए। नेक्स्ट, ऑल द शेयर्स वर अप्लाइड, राइट। इसका मतलब फुल्ली सब्सक्राइब्ड ऑल्सो। तो ऑफर्ड में ये तो चला गया इशूड, और ये सब्सक्राइब्ड भी हो गया, पूरा का पूरा अप्लाइड है, फुल्ली अप्लाइड, ठीक है। उसके बाद बोल रहा है कंपनी, assuming that all sums due on allotment and calls have been received, मतलब एप्लीकेशन का पैसा, अलॉटमेंट का पैसा, सारे कॉल का पैसा, सारा पैसा मिल चुका। मिलेगा कब, जब कंपनी मांग चुका। इसका मतलब क्वेश्चन अपने को बोल रहा है, कंपनी जो शेयर्स इशू किया है, 30,000 शेयर्स इशू किया है पब्लिक को, पब्लिक वो सारा शेयर सब्सक्राइब कर चुका, मतलब एप्लीकेशन का पैसा दे चुका। फिर बोल रहा है कि ऑल द सम्स ड्यू ऑन अलॉटमेंट एंड कॉल्स हैव आल्सो बीन रिसीव्ड, मतलब कंपनी सारा पैसा मांग चुका और पब्लिक सारा पैसा दे भी चुका। ओके, उसके बाद शेयर इशू एक्सपेंसेस अमाउंटेड टू 8,000, राइट। शेयर इशू जब किया उससे रिलेटेड ऑब्वियसली खर्चा वगैरह हुआ होगा, प्रोस्पेक्टस छपाया होगा, अंडरराइटर के पास गया होगा और बहुत तरह का खर्चा किया होगा, तो शेयर इशू एक्सपेंसेस हो गया। फिर और आगे एक और लाइन बोल रहा है, 4,000 fully paid shares were also issued to promoters for their services, right। प्रोमोटर को 4,000 फुल्ली पेड का मतलब ₹10, 4,000 शेयर्स ऑफ ₹10 इशूड, किसको, प्रोमोटर को, जो वो लोग सर्विस दिया है उसके बदले में। ये हो गया शेयर्स इशूड फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश। देखो प्रोमोटर को जो 4,000 शेयर्स दे रहा है उसके बदले क्या कैश मिला, नहीं मिला। क्या मिला, प्रोमोटर का सर्विस मिला, राइट। इसको बोलते हैं इनकॉर्पोरेशन कॉस्ट, इसको बोलते हैं इनकॉर्पोरेशन कॉस्ट। ओके, तो टोटल इनकॉर्पोरेशन कॉस्ट कितना हुआ, 4,000 शेयर्स ऑफ ₹10 ईच फुल्ली पेड, इसका मतलब 40,000 का इनकॉर्पोरेशन कॉस्ट। इसका अकाउंटिंग भी अपने देखेंगे अभी। अब अपने को समझ में आ गया सर क्वेश्चन में क्या पूछा है। फटाफट वी कैन मूव ऑन टू प्रिपेयरिंग द जर्नल एंट्रीज, लेजर्स एंड बैलेंस शीट। तो अभी अपने क्लास में जर्नल एंट्रीज करने वाले हैं और बैलेंस शीट का डिस्क्लोजर करने वाले हैं। लेजर वाला जो पार्ट है ये आपका होमवर्क रहने वाला है। फटाफट से अपने को देखो, क्योंकि क्वेश्चन में कोई डेट्स नहीं बोला तो अपने डेट्स पे ध्यान नहीं देंगे। जब क्वेश्चन में आपको डेट वगैरह बोल रहा होगा तो अपने डेट में भी ध्यान देंगे और डेट वाइज जर्नल एंट्रीज पास करेंगे क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में, राइट। तो लेट्स प्रिपेयर फटाफट से
जर्नल का फॉर्मेट आप लोग सब कोई मेरे साथ में अपने कॉपी में ये सम कर रहे हो, और आप अपने कॉपी में जो भी रजिस्टर में आप लोग ये सम कर रहे होंगे उसमें पेज नंबर जरूर देना होगा और साथ साथ में करोगे। इन द बुक्स ऑफ पवन लिमिटेड, जर्नल एंट्रीज, डेट ब्लैंक रहेगा क्योंकि क्वेश्चन में कुछ दिया हुआ नहीं है। पर्टिकुलर्स, लेजर फोलियो, अमाउंट डेबिट, अमाउंट क्रेडिट। फर्स्ट जर्नल एंट्री कौन सा पास करेंगे सर? बैंक में जो पैसा आया ना, बैंक अकाउंट डेबिट टू फर्स्ट इंस्टॉलमेंट कितना था? 3 रुपीज का। उसको बोलते क्या है सर? फर्स्ट इंस्टॉलमेंट को अभी अभी हम लोग बात किए, उसको बोलते हैं शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। ब्रैकेट का जो कैलकुलेशन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है सर। टोटल 30,000 शेयर्स इशू किया टू पब्लिक एट द रेट ऑफ ₹3 ऑन एप्लीकेशन। तो टोटल बैंक में कितना पैसा आया होगा? 90,000 आया होगा। ओके, द नरेशन बीइंग एप्लीकेशन रिसीव्ड। नेक्स्ट जर्नल एंट्री, जब हम लोग शेयर्स, अब हम लोग कंप्लायंस चेक करेंगे। ये बैंक में पैसा आ गया, उसके बाद हम लोग कंप्लायंस चेक करेंगे। कंप्लायंस में बहुत सारा कंप्लायंस चेक करना पड़ता है। एक इंपॉर्टेंट कंप्लायंस जो आपको पता होना चाहिए वो ये है, कंपनी जितना शेयर इशू करता है ना, उसका मिनिमम 90% सब्सक्राइब होना चाहिए। मिनिमम सब्सक्रिप्शन शुड बी 90% ऑफ द इशूड शेयर्स, राइट? ये कंपनी लॉ का रिक्वायरमेंट है, ये चेक करना पड़ता है कंपनीज को। और भी बहुत सारा क्राइटेरिया चेक करना पड़ता है। दिस इज वन क्राइटेरिया दैट यू शुड नो, जो आपके ऑब्जेक्टिव में, आपकी थ्योरी में आ सकता है, राइट? तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन हुआ। अब फिर कंपनी क्राइटेरिया और कंप्लायंस सारा चेक किया और कंपनी कन्विंस हो गया कि हाँ, हम लोग का कंप्लायंस सारा मीट हो रहा है, अब शेयर्स इशू कर सकते हैं। अब शेयर्स अलॉट कर सकते हैं। अलॉट करेगा तब शेयर कैपिटल में जाएगा। तब तक एक टेम्पररी अकाउंट में पड़ा है। जो इंस्टॉलमेंट अपने नाम दिए ना, ये एक टेम्पररी अकाउंट है। जितना भी अपने इंस्टॉलमेंट का नाम दिए, ये सब टेम्पररी अकाउंट है। अब जब अपने डिसीजन लिए कि अलॉट कर देना है, तो अपने उस टेम्पररी अकाउंट को खत्म कर देंगे और एक्चुअल जो हम लोग का है कैपिटल का पैसा, उसको शेयर कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे। तो इसका एंट्री विल बी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। एक बात ध्यान रहे, जब शेयर्स प्रीमियम में भी इश्यू हो रहा होगा ना, तब भी शेयर कैपिटल में जो अमाउंट जाएगा वो सिर्फ और सिर्फ फेस वैल्यू का अमाउंट जाएगा। शेयर कैपिटल में जो अमाउंट जाता है वो सिर्फ और सिर्फ फेस वैल्यू का कंपोनेंट जाता है। जो फेस वैल्यू से ज्यादा जितना मिला, जिसको अपने प्रीमियम बोलते हैं, सिक्योरिटीज प्रीमियम, वो एक अलग सेपरेट अकाउंट में जाएगा जिसका नाम है सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। वो रिजर्व एंड सरप्लस में दिखाया जाता है, राइट? अपना कैपिटल का पैसा इज ओनली शेयर कैपिटल, एंड उसमें सिर्फ और सिर्फ फेस वैल्यू जाता है। शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, इस क्वेश्चन में कोई प्रीमियम नहीं है। तो जो 30,000 इंटू 3 पूरा मिला हुआ है, वो पूरा का पूरा फेस वैल्यू के अगेंस्ट में मिला हुआ है, पूरा का पूरा कैपिटल में जाएगा। 90,000 being shares allotted, being shares allotted, राइट? अब क्या करेगा? अब सेकंड इंस्टॉलमेंट को ड्यू करेगा। सेकंड इंस्टॉलमेंट का नाम क्या था? शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, राइट? जब सेकंड इंस्टॉलमेंट का टाइम आएगा तो पहले ड्यू करेगा और पैसा बाद में आएगा। तो ड्यू करेगा तो इस टाइम पर पहले जो टेम्पररी अकाउंट है, जो इंस्टॉलमेंट का अकाउंट है, उसको पहले डेबिट करेगा और बाद में क्रेडिट करेगा। एप्लीकेशन के टाइम पर एप्लीकेशन पहले क्रेडिट हुआ और फिर डेबिट हुआ, बट अब जितना भी इंस्टॉलमेंट आएगा वो पहले डेबिट हो जाएगा और फिर क्रेडिट होगा। तो इसीलिए शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल में पहले ही चल जाएगा।
पर अमाउंट सर कितना जाएगा ये थोड़ा बता दीजिए। देखो सेकंड इंस्टॉलमेंट का अमाउंट इज ₹3 पर शेयर और 30,000 शेयर्स आर इशूड, तो वापस से क्या होगा 30,000 इंटू 3, 30,000 इंटू 3 वापस से 90,000। बीइंग अलॉटमेंट मेड ड्यू, अलॉटमेंट मनी मेड ड्यू, फिर क्या होगा नेक्स्ट अलॉटमेंट का पैसा आ जाएगा। इस क्वेश्चन में अपने को बोल दिया कि सारा का सारा पैसा टाइम टू टाइम मिल गया, राइट। तो अपने को कोई झमेला नहीं है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, जस्ट एक किक स्टार्ट मिल जाए अपने को इस चैप्टर का, इसलिए ये सम को पिक किए। बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक में पैसा पूरा का पूरा आ गया, क्वेश्चन बोल रहा है सारा पैसा मिल चुका, और जो शेयर अलॉटमेंट डेबिट में था वो खत्म हो जाएगा। ओके अच्छा, इसका नरेशन क्या देगा? बीइंग अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड, अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड, फिर थर्ड इंस्टॉलमेंट को ड्यू करेगा, थर्ड इंस्टॉलमेंट का नाम है फर्स्ट कॉल, तो शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू, पूरा का पूरा शेयर कैपिटल के अगेंस्ट में मिलेगा, तो शेयर कैपिटल को क्रेडिट कर देगा। इंस्टॉलमेंट का अमाउंट देखो कितना है इस बार, ₹2 पर शेयर है फर्स्ट कॉल के टाइम पर, थर्ड इंस्टॉलमेंट, तो 30,000 इंटू 2 कितना होता है 60,000। बीइंग फर्स्ट कॉल मेड ड्यू, और फिर इसका भी पैसा आएगा, और ये एंट्री नंबर होगा 5। नेक्स्ट एंट्री नंबर जो 6 है, थर्ड इंस्टॉलमेंट का पैसा आ गया, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट, पूरा 60,000। ओके, बीइंग फर्स्ट कॉल रिसीव्ड, ध्यान रहे अगर आप लोग जर्नल एंट्रीज जो करोगे, अगर आप लोग नरेशन नहीं लिखोगे तो मार्क्स कटेगा, याद रहे अगर नरेशन नहीं लिखोगे तो पक्का मार्क्स कटेगा, मान के चलना। बहुत सारे बच्चे नरेशन के चक्कर में 1-2 मार्क्स खो बैठते हैं, ऐसा गलती मत करना। शॉर्ट में लिखना नरेशन, देख रहे हो कितना शॉर्ट में लिख रहे हैं, एकदम मार्क्स मिलेगा, एकदम शॉर्ट में लिखना नरेशन। नेक्स्ट एंट्री होगा सेकंड एंड फाइनल कॉल ड्यू करने का एंट्री, सेकंड एंड फाइनल कॉल को ड्यू करने का एंट्री होगा शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, राइट। इसमें भी ₹2 पर शेयर ही है, तो 30,000 इंटू 2 कितना हुआ फिर से 60,000। बीइंग सेकंड कॉल मेड ड्यू, फिर इसका भी पैसा आ गया होगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू सेकंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट, कितना 60,000। बीइंग सेकंड कॉल रिसीव्ड। अब आप लोग को थोड़ा सा ज्यादा ध्यान देना है, बिकॉज ये स्टेरियोटाइप एंट्रीज है जो बार बार अभी पूरे चैप्टर में अपने करने वाले हैं, और इसमें आप लोग का एक्सपर्टीज हो भी जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। बट जो दो नेक्स्ट जर्नल एंट्री आपको अभी बताने वाले हैं,
उस पर थोड़ा सा स्पेशल फोकस है, वो जनरली स्टूडेंट्स भूल जाते हैं और एग्जाम में अक्सर देखा गया उसमें कुछ इनकरेक्ट करके आ जाते हैं, राइट। तो अभी बात को बहुत ध्यान से सुनना। क्या हो रहा है, अपना चारों इंस्टॉलमेंट का सबसे पहला इंस्टॉलमेंट में पहले पैसा आता है और इंस्टॉलमेंट क्रेडिट होता है, और फिर कैपिटल में ट्रांसफर होता है और इंस्टॉलमेंट डेबिट हो जाता है। बाकी सारे इंस्टॉलमेंट में अपना पहले इंस्टॉलमेंट डेबिट हुआ और कैपिटल पहले क्रेडिट हो गया, और उसके बाद बैंक में पैसा आता है और इंस्टॉलमेंट को फिर से क्रेडिट करते हैं, राइट। तो इस तरह से चारों इंस्टॉलमेंट का दो दो एंट्री हो गया, 8 एंट्री अपना हो गया, करेक्ट, खत्म बात। बट अपने को क्वेश्चन में और दो बात बोला हुआ है जिसका इफेक्ट अपने को दिखाना पड़ेगा, जर्नल एंट्री पास करना पड़ेगा। एक है शेयर इशू एक्सपेंसेस अमाउंटेड टू 8,000। शेयर इशू एक्सपेंस नॉर्मल आप लोग को जैसे बताएं, एक एक्सपेंस है फर्म के लिए, उस एक्सपेंस के लिए फर्म को जर्नल एंट्री पास करना पड़ेगा, शेयर इशू एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक अकाउंट, राइट। शेयर इशू एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, कितना, 8,000, क्वेश्चन बोल दिया। दूसरा बात बोला है, चलो पहले ये वाला जर्नल एंट्री पास करते हैं, शेयर इशू एक्सपेंसेस से रिलेटेड, राइट। इससे रिलेटेड जो एंट्री पास करेगा वो होगा शेयर इशू एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, कैश या बैंक कुछ भी लिखने से चलेगा, 8,000 being share issue expense paid, right. Next entry is 4,000 fully paid shares were also issued to promoters for their services। प्रोमोटर को 4,000 शेयर और इशू किया गया है फॉर देयर सर्विसेज, वो लोग जो सर्विसेज देते हैं फर्म को, उसका खर्चा को कंपनी विल से इनकॉर्पोरेशन कॉस्ट। इनकॉर्पोरेशन कॉस्ट मतलब इनकॉर्पोरेशन कॉस्ट का खर्चा हुआ कंपनी के लिए, तो शेयर कैपिटल पे करना पड़ रहा है ना, एक तरह से शेयर कैपिटल इशू करना पड़ रहा है, इसको कंपनी बोलेगा इनकॉर्पोरेशन कॉस्ट अकाउंट डेबिट टू सीधा इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, कितना, 4,000 इंटू 10 दैट इज 40,000 being 4,000 shares issued to promoters for their services। अब एक लास्ट जर्नल एंट्री जो आपको पास करना पड़ेगा वो है, ये दोनों एक्सपेंसेस को, शेयर इशू एक्सपेंस और इनकॉर्पोरेशन कॉस्ट को आपको सरप्लस इन द स्टेटमेंट ऑफ पीएल के साथ एडजस्ट करना पड़ेगा, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर करना पड़ेगा, उसका जर्नल एंट्री विल बी surplus in the statement of profit and loss account debit, राइट। या फिर आप बेटर है सिर्फ स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट लिख दीजिए, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू शेयर इशू एक्सपेंस अकाउंट टू इनकॉर्पोरेशन कॉस्ट अकाउंट। अमाउंट कितना दिखाओगे, शेयर इशू एक्सपेंस का 8,000 ट्रांसफर हुआ, इनकॉर्पोरेशन कॉस्ट का 40,000 ट्रांसफर हुआ, तो टोटल पीएल में डेबिट हो गया 48,000, ओके। बीइंग expenses transferred to profit and loss account, right।
आई होप आप लोग को ये जर्नल एंट्रीज अच्छे से समझ में आ गया। इस क्वेश्चन का एक इंपॉर्टेंट पार्ट है, शो शेयर कैपिटल इन कंपनीज बैलेंस शीट। अपने को बैलेंस शीट में भी दिखाना है। ये वाला लाइन देखो, शो द शेयर कैपिटल प्रेजेंटेड इन द ओपनिंग बैलेंस शीट, राइट। लेजर जो पूछा है वो आप लोग का होमवर्क रहने वाला है। बैलेंस शीट में जो शो करने वाले हैं अपने, वो अभी आप लोग को दिखा रहे हैं। बहुत ध्यान से देखिए, इसमें एक इंपॉर्टेंट बात है जहां पे गलती होता है अक्सर, राइट। तो आप फटाफट से बैलेंस शीट का फॉर्मेट बनाएंगे। देखिए कैसे बनाएंगे। जनरली कंपनी का जो बैलेंस शीट बनता है वो 2 साल का फिगर्स दिखाना पड़ता है, करंट ईयर फिगर्स, प्रीवियस ईयर फिगर्स। इस क्वेश्चन में अपने को प्रीवियस ईयर से रिलेटेड कुछ भी नहीं बोला है, तो अपने उसका कॉलम भी नहीं बनाएंगे, अपने उसको इग्नोर कर देंगे। ओके, एंड नोट्स टू अकाउंट्स जो बनेगा उसमें भी अपने एक सिंगल कॉलम ही बनाएंगे। हेडिंग देंगे एक्सट्रैक्ट ऑफ बैलेंस शीट, पवन लिमिटेड एज ऑन, अपने को बोला नहीं है, राइट। वी आर शोइंग इक्विटी एंड लायबिलिटीज वाला साइड, राइट। तो बैलेंस शीट वर्टिकल फॉर्म में बनता है कंपनी का। पहले अपने सारा लाइबिलिटी वाला साइड दिखाते हैं, फिर असेट साइड दिखाते हैं। लाइबिलिटी वाला साइड का नाम होता है इक्विटी एंड लाइबिलिटीज। इक्विटी एंड लाइबिलिटीज का कॉलम बनेगा, फिर नोट नंबर, राइट। नोट में अपने को डिस्क्लोज करना पड़ता है सब कुछ, और अमाउंट, करंट ईयर। इस तरह से एक और कॉलम बनता है फॉर प्रीवियस ईयर, बट इस क्वेश्चन में अपने को कोई भी डेटा नहीं दिया तो अपने इग्नोर कर देंगे। सबसे पहला जो आइटम आता है, राइट, शेयर होल्डर्स फंड। शेयर होल्डर फंड के अंदर में जनरली 3 आइटम होता है, ए बी सी। शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस, मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट। मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट आपको कभी भी पूछेगा नहीं एग्जाम में, रहने दो। बचा क्या सर? शेयर कैपिटल और रिजर्व एंड सरप्लस, ये दोनों बार बार पूछेगा। बट इस क्वेश्चन में रिजर्व एंड सरप्लस आप लोग को नहीं पूछा, इसमें सिर्फ शेयर कैपिटल पूछा है, तो अपने सिर्फ शेयर कैपिटल ही दिखाएंगे। शेयर कैपिटल, नोट नंबर देंगे 1, राइट। नोट नंबर 1 देने के बाद अपने जाएंगे नोट्स टू अकाउंट्स में। नोट्स टू अकाउंट्स, नोट नंबर 1 अपने बनाएंगे शेयर कैपिटल का। यहां पे आपको ध्यान देना पड़ेगा, जो शेयर कैपिटल का नोट बनेगा उसमें आपको, अपने लास्ट क्लास में बात किए थे कि ऑथोराइज्ड इशूड कैपिटल का डिस्क्लोजर देना पड़ता है, भले ही वो ट्रांजैक्शन नहीं हुआ हो। इशूड ऑथराइज कैपिटल एक आरओसी के पास जाके, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज के पास जाकर के मैक्सिमम कितना कैपिटल हम इशू कर सकते हैं उसका अथॉरिटी लेने के बाद उसको बोलते हैं ऑथराइज कैपिटल। तो ऑथराइज कैपिटल कोई ट्रांजेक्शन नहीं हुआ, कोई कैपिटल का पैसा आ नहीं गया, वो खाली एक अप्रूवल मिला है, एक अथॉरिटी मिला है, राइट। एक्चुअल में अकाउंट में पैसा थोड़ी ना आ गया ऑथराइज कैपिटल जितना, लेकिन उसका डिस्क्लोजर अपने को दिखाना पड़ता है। ये भले कोई ट्रांजैक्शन ना हो, बट ये डिस्क्लोजर हम लोग को दिखाना पड़ता है। तो अपने लिखेंगे ऑथोराइज्ड कैपिटल, और इस क्वेश्चन में ऑथोराइज कैपिटल कितना है ये हम लोग को क्वेश्चन बोला नहीं है, तो अपने क्या करेंगे, डैश नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच। ये अपने को पता है ऑफ ₹10 ईच है, ये भी ब्लैंक रहेगा और इसको क्लोज कर देंगे। बस ये डिस्क्लोजर अपने को दिखाना पड़ेगा, इसके ऊपर मार्क्स है। उसके बाद अपने दिखाते हैं इशूड कैपिटल। इशूड कैपिटल में अपने को पता है सर कितना इशूड कैपिटल है, एक बार फटाफट से मेरे साथ देखना, यहां पे ही मिस्टेक होता है। आप बोलोगे सर ये 30,000 इज इशूड कैपिटल, और आप ये 4,000 हो सकता है भूल जाओगे। बहुत बार स्टूडेंट्स देखा गया ये 4,000 भूल जाते हैं, इसको भूलने से नहीं चलेगा। नोट में इंपॉर्टेंट बात, जितना भी बात हम नोट में लिख रहे होंगे ना, वो आप लोग को अपने कॉपी में अलग कलर का पेन से लिखना है, उसको हाईलाइट करके रिवीजन के टाइम पर ये बहुत ज्यादा हेल्प करेगा, राइट। इशूड कैपिटल इज इक्वल टू 30,000 प्लस 4,000 इज इक्वल टू 34,000।
राइट। तो यहां पे जब अपने आएंगे इशूड कैपिटल में अपने बोलेंगे 34,000 शेयर्स ऑफ ₹10 ईच, 3,40,000 इज द इशूड कैपिटल। इसको भी यहीं पे क्लोज कर देंगे। फिर अपना आता है सब्सक्राइब्ड कैपिटल। अब ध्यान देना, सब्सक्राइब कैपिटल में दो पार्ट होता है, सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड, सब्सक्राइब बट नॉट फुल्ली पेड, राइट। सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड का मतलब हम लोग पूरा का पूरा ऐसा ऐसा नंबर ऑफ शेयर्स जिसमें हम लोग पूरा का पूरा पैसा मांग भी चुके हैं और पूरा का पूरा पैसा मिल भी चुका। तो यहां पर 34,000 शेयर्स में हम लोग को 34,000 शेयर्स के अगेंस्ट में पूरा पैसा मिल चुका, राइट। बट जो पूरा पैसा मिला है, जो पूरा पैसा मिला है उसमें से 4,000 शेयर ऐसा है जिसके अगेंस्ट में हम लोग को पैसा नहीं मिला है, उसके अगेंस्ट में हम लोग को प्रोमोटर का सर्विसेज मिला है, राइट। ये हम लोग को जनरली डिस्क्लोजर में देना पड़ता है। हम लोग यहां पर क्योंकि इस क्वेश्चन में पूरा का पूरा फुल्ली पेड ही है, कोई भी पार्टली पेड नहीं है, समझना। सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड, सब्सक्राइब बट नॉट फुल्ली पेड। तो इस क्वेश्चन में पूरा का पूरा सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड है, तो अपने सीधा सब्सक्राइब्ड कैपिटल में पूरा अमाउंट एक साथ लिख देंगे, राइट। आगे आने वाले सम्स में अपने पास कुछ क्वेश्चंस ऐसा आएगा जहां पे सब्सक्राइब बट नॉट फुल्ली पेड आएगा, वहां पर अपने अलग से उसके ऊपर डिस्कशन करेंगे, राइट। यहां पे आपको ध्यान रहे क्योंकि पूरा का पूरा शेयर ही फुल्ली पेड है, तो अपने एक साथ लिख सकते हैं 34,000 शेयर्स ऑफ ₹10 ईच, फुल्ली पेड, राइट, 3,40,000। यहां पे ब्रैकेट में एक डिस्क्लोजर देना पड़ेगा, आउट ऑफ अबव 4,000 शेयर्स issued to promoter for their services, राइट। फिर इसका टोटल 3,40,000 जो है शेयर कैपिटल में अपने को फेस ऑफ द बैलेंस शीट में 3,40,000 दिखाना पड़ेगा। दिस इज द एक्सट्रैक्ट ऑफ द बैलेंस शीट। आई होप आप लोग को ये वाला क्वेश्चन बिल्कुल बिल्कुल क्लियर है। इस क्वेश्चन से अगर कोई भी डाउट है तो प्लीज आस्क। किसी का कोई भी क्वेश्चन है अगर इस लास्ट 2 एंट्री वापस से हम बता दे रहे हैं, सुनो। एंट्री नंबर 9, एंट्री नंबर 10 शेयर इशू एक्सपेंसेस जो लगा, अच्छा एक एंट्री नंबर 11 भी है, ठीक है। तो शेयर इशू एक्सपेंसेस जो लगा उसको अपने एक नॉर्मल जैसे एक्सपेंस लिखते हैं ना वैसे ही लिखेंगे, शेयर इशू एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। और बाद में क्योंकि ऑल एक्सपेंसेस आर ट्रांसफर टू पीएल, वैसे ही उसको ट्रांसफर करेंगे पीएल में बाद में लास्ट में। उसके पहले एक और एक खर्चा लगा है, उसका नाम है इनकॉर्पोरेशन कॉस्ट। जो प्रोमोटर को हम लोग शेयर कैपिटल इशू कर रहे हैं ना, वो क्या चीज के बदले कर रहे हैं? प्रोमोटर का सर्विसेज के बदले कर रहे हैं। मतलब कोई असेट तो आया नहीं, ध्यान से समझो। आई एम द प्रोमोटर, हम कंपनी को फॉर्म करने से रिलेटेड बहुत सारा कंपनी का काम कर रहा है, राइट। तो अब हमको कंपनी का कुछ शेयर्स ना ऐसे ही चाहिए, हम कुछ पैसा नहीं देंगे। ऐसा पॉसिबल है क्या? हाँ है। क्यों चाहिए? क्योंकि आई एम द प्रोमोटर एंड आई हैव डन लॉट ऑफ वर्क, आई हैव गिवन लॉट ऑफ सर्विस टू कंपनी, तो कंपनी विल अलॉट मी सम शेयर्स। तो आई एज अ प्रोमोटर गॉट सम शेयर्स विदाउट पेइंग कैश एंड विदाउट पेइंग एनी एसेट, कोई एसेट भी नहीं दिया, राइट। उस केस में कंपनी मेरे को जो शेयर्स इशू करेगा उसके बदले शेयर कैपिटल को क्रेडिट तो करेगा, राइट। ये इक्विटी शेयर कैपिटल को क्रेडिट तो करना पड़ेगा क्योंकि कंपनी शेयर्स इशू किया है, और कोई असेट तो मिला नहीं है, कोई कैश तो मिला नहीं है, उसको खर्चा में डालेगा और जिसका नाम बोलेगा इनकॉर्पोरेशन कॉस्ट अकाउंट डेबिट, राइट। इनकॉर्पोरेशन कॉस्ट अकाउंट डेबिट वो भी एक तरह का एक्सपेंस है। तो ये दोनों एक्सपेंस, शेयर इशू एक्सपेंस, शेयर इनकॉर्पोरेशन कॉस्ट, ये दोनों को अपने पीएल में ट्रांसफर कर दिए। को छोड़ के आप लोग का इस क्वेश्चन में अगर और भी कोई भी डाउट है, कोई भी इशू है तो प्लीज आस्क एनीवन। अच्छा एक बार कंफर्म कर देना सबको की बात क्लियर है अभी तक एकदम। चलिए
थैंक यू सो मच। तो अब अपने नेक्स्ट बात करें। ध्यान रहे एकदम सिमिलर, इससे बहुत इजी क्वेश्चंस है जो आप लोग के होमवर्क में जाने वाला है। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3। जैसा कि आप लोग को ऑलरेडी बता चुके हैं, शेयर्स कैन बी इशूड एट अ प्रीमियम। अगर कंपनी प्रीमियम लेता है तो प्रीमियम का जो पैसा है ना, प्रीमियम का जो पैसा है उसको अलग अकाउंट में डालना पड़ता है, सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। राइट, देखते हैं। मतलब शेयर कैपिटल में क्या जाएगा, सिर्फ और सिर्फ फेस वैल्यू, और फेस वैल्यू से ज्यादा जितना मिलेगा उस सारा का सारा सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व माना जाएगा। अगर क्वेश्चन कुछ नहीं बोलेगा तो इसका मतलब सिक्योरिटीज प्रीमियम कब मिला, अलॉटमेंट के टाइम पर मिला। क्वेश्चन अगर बोल देगा तब तो बेस्ट है, जो बोल देगा वही करना पड़ेगा। अगर क्वेश्चन कुछ नहीं बोलेगा तो अपने क्या मानेंगे, प्रीमियम का पैसा अलॉटमेंट के टाइम पर मिला है। बस विद दिस नॉलेज लेट अस सी। और प्रीमियम में क्यों इश्यू होता है ये वाला पॉइंट आप लोग को क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 4 देखो। Simco Limited issued 20,000 equity shares of rupees 10 each at a premium of rupees 2 payable along with application। मतलब पूरा का पूरा पैसा एक साथ मिलेगा लमसम। जब लमसम में पैसा मिलता है तो जो अपने अकाउंट ओपन करते हैं उसका क्या नाम है, शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। बस एक साथ, क्योंकि एक साथ पूरा पैसा मिल गया उसका नाम रखेंगे शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। क्वेश्चन बोल रहा है ऑल द शेयर्स वेर अप्लाइड, सारा शेयर के लिए एप्लीकेशन आ गया एंड सारा शेयर ड्यूली अलॉटेड। राइट, मतलब टोटल नंबर ऑफ शेयर्स इशूड, ये हो गया इशूड कैपिटल। ओके, देन ₹10 इज द फेस वैल्यू एट अ प्रीमियम ऑफ ₹2, मतलब सिक्योरिटीज प्रीमियम। पेबल अलॉन्ग विथ एप्लीकेशन मतलब लमसम, मतलब शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट खुलेगा। ऑल द शेयर्स वर अप्लाइड एंड ड्यूली अलॉटेड, एक ही बार में। पास नेसेसरी जर्नल एंट्री एंड ऑल्सो शो शेयर होल्डर फंड दिखाना है बैलेंस शीट में। चलो देखो ये होगा, एक मिनट। तो जर्नल एंट्री जो पास होगा, फर्स्ट जर्नल एंट्री, इसमें हम फॉर्मेट नहीं बता रहे हैं। अब आप लोग को फॉर्मेट समझ में आ जाना चाहिए। फॉर्मेट आपको अपने आप जब घर में आप प्रैक्टिस करोगे तो स्टार्टिंग का 4-5 क्वेश्चन एकदम प्रॉपर फॉर्मेट के साथ प्रैक्टिस करोगे टू सेव सम टाइम इन क्लास। वी आर नाउ नॉट वेरी रिजिड अबाउट द फॉर्मेट इन द क्लास राइट नाउ। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 का पहला जर्नल एंट्री बता दो। फर्स्ट जर्नल एंट्री विल बी, सर सबसे पहले बैंक में पैसा आता है उसके बाद ही आगे का बात होता है। राइट, और इस बार जो बैंक में एक साथ पैसा पूरा का पूरा आ रहा है, इसीलिए जो अकाउंट खुलेगा उसको बोलते हैं शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। अमाउंट कितना आ रहा है, जितना इशू प्राइस होगा उतना पैसा आएगा। तो इशू प्राइस बताओ कितना हुआ, ये आपको नोट करना है अलग से। इशू प्राइस इज इक्वल टू 10 + 2 = 12। राइट, तो बैंक में जो एक्चुअल में अमाउंट आया वो कितना आया सर, 20,000 शेयर्स के ऊपर एट द रेट ऑफ 12 आया। ये टोटल होता है 2,40,000। 2,40,000 नरेशन आप दे दोगे, बिंग एप्लीकेशन अलॉटमेंट अमाउंट रिसीव्ड। राइट, बिंग एप्लीकेशन रिसीव्ड।
नेक्स्ट, शेयर्स अलॉट कर दिया गया। जब अलॉट किया जाता है तो टेम्पररी अकाउंट जो खोला था शेयर एप्लीकेशन अलॉट, उसको वापस से डेबिट कर देगा। शेयर एप्लीकेशन एंड allotment account debit to share capital account। अब ध्यान देना, जो टोटल शेयर एप्लीकेशन में पहले से गया हुआ था वो है 2,40,000। तो अब जब डेबिट करेंगे तो कितना करेंगे वापस से, पूरा का पूरा 2,40,000 ही करेंगे। राइट, लेकिन शेयर कैपिटल में क्या क्रेडिट होगा, ओनली फेस वैल्यू वाला कंपोनेंट। डोंट फॉरगेट, दिस इज इंपॉर्टेंट, द 20,000 शेयर्स के अगेंस्ट में ना फेस वैल्यू का कंपोनेंट इज ओनली 10, राइट। तो शेयर कैपिटल में तो सिर्फ 2 लाख जाएगा, 20,000 इंटू 2। जो एक्स्ट्रा मिला हुआ है ना 40,000 फेस वैल्यू के ऊपर जो मिला हुआ है, उसको एक सेपरेट अकाउंट में डालते हैं। वो कैपिटल नेचर का प्रॉफिट है, इसीलिए उसको रिजर्व बोलते हैं, और उस रिजर्व का नाम है सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। राइट, विंग एप्लीकेशन ट्रांसफर्ड, या फिर बेटर है बिंग शेयर्स अलॉटेड। अब इसको बैलेंस शीट में डिस्क्लोज कैसे करोगे, बहुत सिंपल है। बोल रहा है शेयर होल्डर फंड बना के दिखाओ, तो शेयर होल्डर फंड देख लो कैसे दिखेगा। इक्विटी एंड लायबिलिटीज, उसमें नंबर 1 इज शेयर होल्डर्स फंड। शेयर होल्डर्स फंड के अंदर में नंबर ए इज फॉर शेयर कैपिटल, जिसके लिए हम लोग बनाएंगे नोट नंबर 1, और बी रिजर्व एंड सरप्लस, जिसके लिए हम लोग बनाएंगे नोट नंबर 2। नोट्स टू अकाउंट्स में आके हम लोग पहला नोट जो बनाएंगे शेयर कैपिटल का, सर हम लोग को पता है इसमें पहले ऑथोराइज्ड कैपिटल दिखाना पड़ता है। ऑथोराइज्ड कैपिटल इस क्वेश्चन में भी कुछ नहीं दिया हुआ है। और सर बाद में हम लोग दिखाते हैं इशूड कैपिटल और फिर दिखाते हैं सब्सक्राइब्ड कैपिटल। बट अगर इशूड और सब्सक्राइब्ड भी पूरा का पूरा सेम है, डिट्टो है ना, तो वो भी आप एक साथ लिख सकते हो। मतलब लास्ट क्वेश्चन जो अपने किए थे ना, उसमें भी 3,40,000 ही था पूरा टोटल, दोनों एक साथ, इशूड एंड सब्सक्राइब्ड, उसमें भी आप लोग एक साथ लिख सकते थे, राइट। और जैसे आपने किया वैसे भी कर सकते हो। इस क्वेश्चन में हम आप लोग को थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से दिखा रहे हैं, दोनों में से आप कोई सा भी तरीके से कर सकते हो, इफ द इशूड कैपिटल एंड द सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड इज सेम इन दैट केस, राइट। तो अपने यहां पे लिखेंगे इशूड, सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड। इस क्वेश्चन में 20,000 शेयर्स ऑफ ₹10 ईच, कितना 2 लाख। ये पूरा का पूरा 2 लाख अपना नोट नंबर 1 में आया, जो फेस ऑफ द बैलेंस शीट में चला जाएगा। नोट नंबर 2 जो बनेगा वो बनेगा रिजर्व एंड सरप्लस के लिए, और उसके अंदर सिर्फ एक हेड आएगा, सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व, कितना 40,000। और ये 40,000 इज द नोट 2 का टोटल, जो कि फेस ऑफ द बैलेंस शीट में चला जाएगा।
यहां तक आप लोग का कोई भी डाउट हो तो प्लीज पूछो। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था, राइट। यहां पे नोट में आप लोग ये जरूर लिख लेना कि सर इशू प्राइस इज 10 + 2 12, और इसमें अपने को एक बात याद रखना है कि शेयर कैपिटल इज credited with face value only and not with the amount of premium, right? Always में गलती मत करना। क्वेश्चन नंबर 5 अपने अभी करने वाले हैं, ध्यान से देखो। कोई भी डाउट हो यहां तक तो प्लीज पूछो। Thank you so much people for confirming it's clear. Now Thailand Limited issued 1 lakh equity shares of rupees 10 each at a premium of rupees 10 per share, right? तो Thailand Limited एक कंपनी है जो इशू किया कितना, 1 लाख इक्विटी शेयर्स ऑफ रुपीज 10 each at a premium of rupees 10. What is the issue price? Issue price is 10 plus 10 equal to 20. Okay sir. Payable as follows. कैसे कैसे पे करना है? रुपीज 10 per share on application and balance on allotment. Now be very careful, right? इस 20 का ब्रेकअप क्या है? 10 10, सिर्फ 2 इंस्टॉलमेंट है, राइट। नोट, फर्दर नोट में ही आपको लिखना है, ये चीज इंपॉर्टेंट बात है क्या, इफ नथिंग मेंशन्ड सिक्योरिटी प्रीमियम रिसीव्ड विथ अलॉटमेंट, राइट। अगर क्वेश्चन में नहीं बोला कि सिक्योरिटी प्रीमियम कब मिला है, तब अलॉटमेंट के साथ ही मिला है। इसका मतलब अपने सर बोल सकते हैं कि ये वाला जो 10 है ये पूरा का पूरा फेस वैल्यू के अगेंस्ट में है, ये पूरा का पूरा फेस वैल्यू है, और ये वाला पूरा का पूरा सिक्योरिटी प्रीमियम है, राइट। अब इसका जर्नल एंट्री बहुत ध्यान से देखो, क्वेश्चन क्या बोल रहा है, द इशू वाज सब्सक्राइब्ड, मतलब ये पूरा का पूरा 1 लाख इज सब्सक्राइब्ड, राइट, इशूड एंड सब्सक्राइब्ड एंड द शेयर्स वर इशूड टू द एप्लीकेंट, मतलब अलॉटमेंट हो गया। शेयर्स वर इशूड टू द एप्लीकेंट्स का मतलब अलॉटमेंट भी कर दिया, पैसा मिल गया पूरा का पूरा, सब्सक्रिप्शन मिल गया पूरा का पूरा, और अलॉटमेंट भी कर दिया। पास द नेसेसरी जर्नल एंट्रीज, बहुत सिंपल है, इसमें सिर्फ 2 इंस्टॉलमेंट है। जर्नल एंट्रीज देखो, एंट्री नंबर 1 क्या होगा सर, सबसे पहले बैंक में पैसा आया होगा, बैंक अकाउंट को डेबिट करिए टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट ही बोलेंगे इस बार तो, राइट। आई होप आप लोग शॉर्ट फॉर्म्स को अब एक्सेप्ट कर पा रहे हो, राइट, बिकॉज अपने को क्लास में थोड़ा सा मूव करना है, पूरा का पूरा शेयर एप्लीकेशन नहीं लिखेंगे। आप लोग घर में जब स्टार्टिंग का 4-5 क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे तो पूरा अच्छे से लिख लिख के करोगे, और उसके बाद आप लोग भी घर में चाहो तो शॉर्ट फॉर्म्स यूज करके प्रैक्टिस कर सकते हो। एग्जाम के पहले थोड़ा सा केयरफुल हो करके 2-3 क्वेश्चन एकदम प्रॉपर तरीके से प्रैक्टिस कर लेना, दैट शुड बी एनफ, राइट। तो शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, बट अकाउंट में पैसा जितना आया उतना ही, तो बैंक में पैसा कितना आया, 1 लाख शेयर्स के अगेंस्ट में एप्लीकेशन के टाइम का रुपीज 10, देखो 1 लाख शेयर्स इशू किया था, पूरा का पूरा सब्सक्रिप्शन मिल गया, तो 10 लाख बैंक में पैसा आ गया, पूरा का पूरा 10 लाख, बीइंग एप्लीकेशन रिसीव्ड, राइट। अब नरेशन भी आप लोग अपने आप लिखोगे, फिर उसके बाद क्या करेगा, शेयर एप्लीकेशन को ट्रांसफर कर देगा शेयर कैपिटल में, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, कितना, 1 लाख शेयर्स के ऊपर में जो 10 रुपीज करके मिला है ना, वो पूरा का पूरा हम लोग मानेंगे क्या, फेस वैल्यू मिला है, राइट। तो फेस वैल्यू का पूरा 10 रुपीज, 10 लाख मिल गया, बिकॉज जो 10 रुपीज का प्रीमियम था
क्वेश्चन अगर कुछ नहीं बोला तो हम लोग मानेंगे अलॉटमेंट के टाइम पर मिला है। ठीक है, नेक्स्ट एंट्री हम लोग अब अलॉटमेंट ड्यू करेंगे। तो अलॉटमेंट ड्यू करने का एंट्री पहले होता है और बैंक में पैसा बाद में आता है। तो हम लोग क्या करेंगे, शेयर अलॉटमेंट को डेबिट करेंगे। बी केयरफुल, यहां पे ध्यान देना, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट तो डेबिट होगा, राइट। कितना होगा सर, 1 लाख शेयर्स के अगेंस्ट में 10 रुपए करके मिलेगा, वो पूरा का पूरा डेबिट होगा। लेकिन क्रेडिट क्या करें, इस बार क्रेडिट शेयर कैपिटल नहीं होगा, क्योंकि जो मनी मिल रहा है ना अलॉटमेंट के टाइम पे, जो पैसा ड्यू हो रहा है, वो पूरा का पूरा पैसा प्रीमियम का ही है, पूरा का पूरा पैसा प्रीमियम का है अलॉटमेंट के टाइम पर, कैपिटल का कुछ नहीं मिल रहा है। तो इसीलिए अब अपने जो क्रेडिट करने वाले हैं, जो पैसा ड्यू करने वाले अलॉटमेंट का, दैट इज नॉट फॉर शेयर कैपिटल, दैट इज ओनली फॉर सिक्योरिटी प्रीमियम। कितना, 10 लाख। और फिर इसका भी बैंक में पैसा आ गया होगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, राइट। ये वाला सम भी आई होप आप लोग को बिल्कुल क्लियर है। अगर यहां तक कोई भी डाउट है तो आप लोग पूछो, राइट। क्वेश्चन नंबर 6 इज इन सिमिलर लाइंस, दिस विल गो फॉर होमवर्क। नेक्स्ट टॉपिक जो हम लोग टच करने वाले हैं वो है कॉल्स इन अरियर एंड कॉल्स इन एडवांस। यहां तक का कोई भी डाउट है तो पहले प्लीज पूछिए फटाफट, एवरीवन। ठीक है, तो अब अपने नेक्स्ट डिस्कशन जो कर रहे हैं वो सुनना ध्यान से। ओके, क्या होता है, कंपनी रिसीव्ड एप्लीकेशन फॉर 1 लाख इशूड शेयर्स। मतलब कंपनी 1 लाख शेयर इशू किया, 1 लाख शेयर इशू किया और 1 लाख का सब्सक्रिप्शन मिल गया, राइट। एट द टाइम ऑफ पेइंग allotment or any of the calls a shareholder failed to pay the installment।
राइट, मतलब एप्लीकेशन का पैसा तो पक्का ही मिलेगा सबका। अरे एप्लीकेशन मिलेगा तभी तो उसको शेयर्स अलॉट करेंगे। जब शेयर्स अलॉट कर दिए, अब वो बाउंड हो चुका है कि अलॉटमेंट का पैसा और कॉल का पैसा भी देगा। किसी भी अलॉटमेंट के टाइम पर या कॉल के टाइम पर अगर उसका पैसा ना मिले, उसको बोलते हैं कॉल्स इन अरियर। उसको बोलते हैं कॉल्स इन अरियर। कॉल बाकी रह गया, कॉल ड्यू चल रहा है, कॉल्स इन अरियर, राइट। At the time of paying allotment or any of the calls, a shareholder failed to pay the allotment. This is calls in arrear. Now, अब इस calls in arrear का shareholder will pay later with interest. Shareholder does not pay in spite of proper notice, राइट। मतलब एक बार जो कॉल्स इन अरियर हो चुका, हो सकता है कि शेयर होल्डर बाद में पे कर देगा, है ना, अलॉटमेंट का पैसा नहीं दिया, फिर जब फर्स्ट कॉल का टाइम आया तो अलॉटमेंट और फर्स्ट कॉल साथ में दे दिया, या मान लो अलॉटमेंट और फर्स्ट कॉल दोनों नहीं दिया, फिर जब सेकंड एंड फाइनल कॉल का टाइम आया तो अलॉटमेंट और फर्स्ट कॉल का भी साथ में दे दिया, या फिर मान लो एप्लीकेशन दे दिया था, अलॉटमेंट भी दे दिया था, फर्स्ट कॉल नहीं दिया। फर्स्ट कॉल अगर नहीं दिया तो हो सकता है वो सेकंड कॉल के साथ में फर्स्ट कॉल का पैसा भी दे दे, राइट। दिस केस इज कॉल्ड शेयर होल्डर विल पे लेटर विथ इंटरेस्ट, राइट। ये इंटरेस्ट का रेट जनरली हम लोग को क्वेश्चन में दिया हुआ रहेगा, और अगर क्वेश्चन ना दे तो कंपनीज एक्ट का टेबल एफ अप्लाई होगा। टेबल एफ में क्या इंटरेस्ट रेट दिया हुआ है ये नेक्स्ट क्लास में आप लोग बताओगे, राइट, अपना रिसर्च करके, राइट। नेक्स्ट क्लास में तो हम ऑब्वियसली बताएंगे, मेरा मेरा तो काम है बताना, मेरे को तो बताना पड़ेगा ही, हम तो बताएंगे, पक्का बताएंगे, बट नेक्स्ट क्लास के पहले एक बार आप लोग अपना रिसर्च करके बताओगे कि सर टेबल एफ में क्या रेट दिया हुआ है, ठीक है। शेयर होल्डर डज नॉट पे इन स्पाइट ऑफ प्रॉपर नोटिस, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि शेयर होल्डर अलॉटमेंट फर्स्ट कॉल सेकंड कॉल दे ही नहीं रहा है, या फिर अलॉटमेंट का पैसा अभी तक नहीं दिया और कंपनी बहुत बार मांग चुका, फर्स्ट कॉल का पैसा नहीं दिया, कंपनी बहुत बार मांग चुका, राइट, मतलब प्रॉपर नोटिस दिया जा चुका है। इस केस में कंपनी क्या करेगा, शेयर्स विल बी फोरफिटेड। फोरफिटेड का मतलब है जब्त कर लेना। जब्त को हिंदी में कैसे लिखते हैं, राइट, जब्त कर लेना। अगर आपको हिंदी आता है तो आप हिंदी में लिख लीजिएगा, जब्त कर लेना। राइट, तो क्या होगा, कॉल्स इन अरियर जो हुआ, उस कॉल्स इन अरियर का पैसा हो सकता है शेयर होल्डर बाद में पे कर दे या फिर ना पे करे। अगर पे कर देगा तो विथ इंटरेस्ट पे करेगा, ये इंटरेस्ट हम लोग को मोस्टली क्वेश्चन में दिया हुआ रहेगा। और अगर शेयर होल्डर प्रॉपर नोटिस के बाद भी ना दे तो हो सकता है कंपनी उसका शेयर को फोरफीट कर ले। ये वाला पार्ट जो है ना, शेयर फोरफीट वाला पार्ट, ये अपने लेटर पार्ट ऑफ द चैप्टर में पढ़ेंगे, 2-3 क्लास के बाद पढ़ेंगे, राइट। नेक्स्ट 2 क्लासेस का बात जो होगा, डिस्कशन जो होगा, उसमें शेयर फॉरफीचर कहीं भी नहीं आएगा। ये लेटर पार्ट ऑफ द डिस्कशन है, ये इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द चैप्टर है। आप लोग एग्जाम में मान के चलिए पक्का इससे क्वेश्चन आएगा, बट ये अपने थोड़ा सा लेटर स्टेज में पिक करेंगे। अभी अपने बात करेंगे कि विद इंटरेस्ट जो पेमेंट करता है उसका अकाउंटिंग कैसे होगा, राइट। सिमिलरली ऐसा हो सकता है कि कंपनी रिसीव्ड राइट, यहां पे क्या बोले, शेयर होल्डर मान लो होल्डिंग कितना भी शेयर,
होल्डिंग एनी नंबर ऑफ शेयर्स, राइट, 500, 700, 1000, 2000, 5000, 10,000, हो सकता है कितना भी शेयर होल्ड कर रहा हो, वो फेल कर देगा तो उसको बोलेंगे कॉल्स इन अरियर। और यही अगर वो पैसा एडवांस में दे देगा तो उसको बोलेंगे कॉल्स इन एडवांस। रिसीव्ड एप्लीकेशन फॉर 1 लाख शेयर्स received allotment money or calls money along with application, right? Call money received in advance is called calls in advance। ध्यान रहे, कॉल्स मनी रिसीव्ड इन एडवांस। अगर अलॉटमेंट का पैसा एडवांस में मिल गया ना तो उसको कॉल्स इन एडवांस नहीं बोलते हैं, उसको शेयर अलॉटमेंट अकाउंट ही बोलते हैं। ओके, का मतलब सर अगर कॉल मनी एडवांस में मिल जाए उसको बोलते हैं कॉल मनी रिसीव्ड इन एडवांस इज कॉल्ड कॉल्स इन एडवांस। कॉल्स इन एडवांस एक कंपनी के लिए क्या है, ध्यान से वापस से आओ कॉल्स इन अरियर में। कॉल्स इन अरियर कंपनी के लिए क्या है, कंपनी के लिए रिसीवेबल है, तो इट इज एन असेट। कॉल्स इन अरियर is a receivable for the company. It is shown as a deduction from in subscribed capital. राइट, इस पॉइंट के ऊपर में अपने बाद में बात करेंगे, थर्ड पॉइंट के बारे में अभी बात करेंगे। इंटरेस्ट इज received by the company on calls in arrear। Interest received is income for the company। इनकम फॉर द कंपनी, इनकम है, ध्यान रहे। अब बात करते हैं कॉल्स इन एडवांस का। कॉल्स इन एडवांस मतलब अभी तक कॉल ड्यू नहीं हुआ, कंपनी को एडवांस में पैसा मिला हुआ है, जितना दिन एडवांस में मिला हुआ है उतना दिन तक कंपनी के लिए लायबिलिटी है। प्लीज अंडरस्टैंड, कॉल्स इन एडवांस इज अ लायबिलिटी फॉर द कंपनी till the कॉल इज मेड ड्यू। जब तक कॉल हम लोग ड्यू नहीं कर देते हैं तब तक कॉल्स इन एडवांस इज लायबिलिटी। इट इज shown as shown under other current liabilities, under other current liabilities। ये वाला चीज हम लोग रिलेट करेंगे जब हम लोग फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ कंपनीज पढ़ेंगे उस टाइम पर, ठीक है। इट इज शोन अंडर अदर करंट लायबिलिटीज। नेक्स्ट बात, लायबिलिटी के ऊपर तो इंटरेस्ट पे किया जाता है ना, इंटरेस्ट इज पेड ऑन कॉल्स इन advance। interest is paid in calls in advance। it is an expense for the
कंपनी। कॉल्स इन एडवांस is adjusted at the time of receiving the call money, राइट। ये वाला पॉइंट के ऊपर भी हम लोग नेक्स्ट क्लास में जब हम लोग इसके ऊपर सम करेंगे ना, तब ये वाला पॉइंट को फिर से डिस्कस करेंगे। आज के क्लास से आप लोग का कोई भी डाउट है तो पूछिए। कॉल्स इन अरियर के ऊपर मेरे को एक क्वेश्चन होमवर्क देना था, बट सिंस आई हैव नॉट डन, एक क्वेश्चन क्लास में अगर कर लेते तो होमवर्क दे देते, बट क्योंकि वो नहीं हुआ तो आई एम नॉट गिविंग होमवर्क फ्रॉम दिस टॉपिक। आप लोग का होमवर्क क्या रहा, होमवर्क नोट कर लो। क्वेश्चन नंबर 1 का लेजर्स, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 6, दिस इज योर होमवर्क। दिस मटेरियल अभी आप लोग के गूगल क्लासरूम में, अच्छा दिस इज ऑलरेडी अपलोडेड, ये क्लास नोट्स भी अभी क्लासरूम में आप लोग के अपलोड हो जाएगा डैशबोर्ड में, राइट। एंड ये होमवर्क आप लोग को क्लासरूम में ही सबमिट करना है, आपके डैशबोर्ड में सबमिट करना है। एंड आप लोग का आज के